जय हिंद प्यारे बच्चों और साथियों। आज हमारा शैक्षिक बिंदु है खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। जो इन भी बिंदुओं को लेकर आज हम चर्चा करेंगे या समझेंगे या जानेंगे, उनमें से कई ऐसे बिंदु हैं जो आपको पहले से पता होंगे, कई ऐसे बिंदु होंगे जो बिल्कुल नए होंगे और कई ऐसे बिंदु होंगे जो अनएक्सपेक्टेड होंगे, जो घटनाएं भारत की होंगी और उनका वैश्विक परिप्रेक्ष्य क्या होगा, हम उसको आज अध्ययन करने वाले। कल के वीडियो को जिस तरह से आप लोगों ने सराहा, प्यार दिया, उसके लिए दिल से धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बार देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा तक उसको समझिए और आने वाली परीक्षाओं में उससे अधिक से अधिक प्रश्न बनाइए। हम ये आपसे उम्मीद करते हैं, ठीक है। जो कुछ भी हमने कल तक आपको पढ़ाया था उसमें एक चीज़ हमने दिखाई थी कि गांधी युग में किस प्रकार गांधी जी ने 1893 से प्रारंभ करके और 1948 तक, जब तक उनकी डेथ नहीं हो जाती, तब तक एक रूपरेखा चेंज कर दी पूरे विश्व की। तो उसी रूपरेखा के लिए क्रमगत ढंग से हम कुछ बिंदु आपको लेकर आए हैं जिन्हें आपको जानना ज़रूरी है। हम 1916 से लेकर 1919 तक की घटनाएं फिर से रिपीट कर देते हैं। सूरत अधिवेशन का परिणाम था 1916 का लखनऊ अधिवेशन। अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में तिलक और एनिस बेसेंट के प्रयास से वो सफल होता है। मुस्लिम लीग भी आकर शामिल होती है, कांग्रेस भी उसमें आकर मिल जाती है, नरम दल गरम दल सब एक हो जाते हैं। 1917 में रोलेट एक्ट का प्रारूप आता है, 1918 में बिल पेश होता है, मार्च 1919 में रोलेट एक्ट लागू होता है और दुर्भाग्य से 13 अप्रैल 1919 को ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। तो यहाँ तक चीज़ों को हमने आपको पढ़ा रखा है। अब आज से हम शुरू करते हैं क्या, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। इससे पहले चंपारण की घटना, खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद मिल आंदोलन, ये हम आप पे छोड़ देते हैं क्योंकि छोटी छोटी घटनाएं, हो सकता है किताबें की किताबें उस पर लिखी गई हों, लेकिन हमारी परीक्षाओं में जो बिंदु बनते हैं उतने ही हमने आपको पढ़ा रखे हैं। तो आज से हमारा यहाँ से बिगिन हो जाएगा क्या, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन। पेपर में प्रश्न आएगा और आपको मैच करना होगा कौन क्रम से है। तो बार बार क्रम इसी दोहरा रहे हैं ताकि आप क्रम आपको ना भूलें। तो पहले ध्यान रखिएगा, खिलाफत होगी या असहयोग होगा। तो देखो, जब हमारा भाई हमारे खिलाफ होता है तो फिर हम उसका असहयोग करते हैं कि तुम्हारा काम हम नहीं होने देंगे। तो ध्यान रखिएगा, पहले खिलाफ होंगे तब हम असहयोग करेंगे, ठीक है। तो पहले खिलाफत आंदोलन आता है, फिर असहयोग आता है। कैसे आता है वो पूरी घटना मैं आपको पढ़ा दूंगा और आप पूरा समझ भी जाएंगे। समझ में आ गया ना। चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। बड़ा मज़ा आने वाला है इस टॉपिक बिंदुओं को पढ़कर। देखिए क्या है, खिलाफत आंदोलन की पृष्ठभूमि बनती कहाँ से है वो ज़रा देखिए। होता क्या है कि 1914 से लेकर 1919 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार चलता है, आप अच्छे से जानते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार में आपको अच्छा से पता है विश्व दो ध्रुवों में बढ़ जाता है, एक मित्र राष्ट्रों में और एक धुरी राष्ट्रों में। मित्र राष्ट्रों में आप अच्छा पता है कि अमेरिका है, ब्रिटेन है और ऐसे ही सहयोगी रूस है, ऐसे सहयोगी देश हैं। और जो धुरी राष्ट्र हैं उनमें से ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, ये सारे देश हैं। ध्यान से सुनिएगा, होता क्या है कि ये घटना हो रही वैश्विक स्तर पर और उसका प्रभाव भारत पे पड़ रहा है। कैसे पड़ रहा है जरा देखिए। मुस्लिम लीग जब 1916 के अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में मिल जाती है तो ब्रिटिशर्स एक नई चाल चल रहे थे। हमने आपसे कहा कि कैसे मुस्लिम को अलग किया जाए, ध्यान सुनिएगा। और यहाँ पर इन्होंने गांधी जी से ये कहा कि भैया सब लोग को सेना में भर्ती करो, जब युद्ध ख़त्म होगा हम औपनिवेशिक सत्ता आपको सौंप देंगे। हाँ सुने रहेगा। अब इस औपनिवेशिक सत्ता में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एक गड़बड़ कर दी। जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो वहाँ पर सेवर्स की एक संधि हुई। ध्यान सुनिएगा, सीवर्स या सेवर्स की एक संधि होती है, ठीक। इस सेवर्स की संधि, जैसे हम पेरिस की संधि भी आप चाहें तो कह सकते हैं, इस पेरिस की संधि होती है क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि ये सारे जापान के ऊपर जैसे ही ये सारे देश अलग होते हैं वैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म होता है और उसमें ऑस्ट्रिया, हंगरी, जितने भी वहाँ के डेन्यूब के आसपास के क्षेत्र थे वो सब हार जाते हैं। तुर्की भी उसमें हारता है। तो तुर्की के ऊपर कुछ कंडीशंस लाद दी जाती हैं और वो कंडीशंस क्या हैं ध्यान सुन रहिएगा। वहाँ पर एक वर्ड यूज होता है क्या, इसका पहले क्षेत्र क्या है, तो इस खिलाफ क्या था, खलीफा क्या था और इसका क्षेत्र क्या है और प्रारूप क्या है। मैं एक एक करके आपको देखते चलता हूँ। सबसे पहले हम जाने कि खिलाफ का मतलब क्या होता है। खिलाफ का मतलब विरोध करना होता है। कहाँ के लोग विरोध करेंगे, भारत की विरोध। घटना तुर्की की है, उस समय तुर्की को ऑटोमन साम्राज्य कहा जाता था। ऑटोमन साम्राज्य में एक घटना है, वो ज़रा देख लीजिएगा। वहाँ खलीफा का मतलब होता है मुस्लिमों का सबसे बड़ा धार्मिक नेता।
या सबसे उस समय का सबसे बड़ा राजनीतिक पद जिसकी सारी बातें पूरे विश्व पर लागू होती थी। यानी एक कहें कि उनकी आस्था खलीफा के साथ थी, क्योंकि माना जाता था कि मोहम्मद साहब के वंशजों के रूप में ऐसा माना जाता था। तो इन सारे लोगों की आस्था किसके साथ थी? खलीफा के साथ थी। खलीफा के साथ उन्होंने सेवर्स की संधि करी और पेरिस की संधि करी। उसमें क्या कहा गया कि अब खलीफा के पद को समाप्त कर दिया जाएगा, यानी खलीफा के आधिपत्य को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अरे और खलीफा अब कोई भी अध्यादेश, कोई भी बात लागू करेंगे या उनकी बात दुनिया में कहीं मानी नहीं जाएगी। क्यों नहीं मानी जाएगी? ध्यान सुनिए। अच्छा, क्या ऐसा हो गया कि उनको तुर्की ऊपर सत्ता लागू करनी? एशिया और यूरोप के बीच का संधि स्थल है तुर्की। ध्यान सुनिएगा, तुर्की के क्षेत्र को पार करके ही आप जाएंगे यूरोप में। और तुर्की का खलीफा जब तक वहाँ बैठा है तब तक जितने मुस्लिम हैं उन्हें अपना आदर्श मानना है। तो जितनी भी कार्रवाइयाँ मुस्लिम देशों में हो रही हैं वो खलीफा निश्चित कर रहा। तो खलीफा कैसे आगे बढ़ गया यार? एक तरफ ब्रिटिशर्स इतना दुनिया में कब्जा कर रखे, कहा जाता है ब्रिटेन का पूरी दुनिया में कब्जा था, ब्रिटेन किसी से हारा नहीं, ये यूँ कहें कि वो अजय थे। और एक छोटा सा देश तुर्की अपने आप को खलीफा घोषित कर रहा, कैसे बर्दाश्त करते? तो उन्होंने खलीफा के पद को ही समाप्त कर दिया और खलीफा के अस्तित्व को ही ख़त्म कर दिया। और खलीफा क्या था? उस समय का सबसे बड़ा धार्मिक पद या उस समय का सबसे बड़ा राजनीतिक पद। उसको लेकर बहुत सारे विवाद भी हुए थे, है ना। अब उनके अस्तित्व को स्वीकार करना शुरू किया तो स्वाभाविक है धार्मिक रूप से भारत का जो मुस्लिम है वो उनको नहीं मानेगा, स्वाभाविक नहीं मानेगा। भाई उन्हीं की चीज़ों को तो लेकर हम चल रहे थे। तो उन्होंने इस कारण से खिलाफत शुरू कर दी, किसकी? ब्रिटिशर्स की, कि भैया ये ब्रिटिशर्स तो किसी के सगे नहीं हैं। इसी कारण उन्होंने ब्रिटिशर्स ने खिलाफ या उनके विरोध करना शुरू कर दिया। तो इसका खिलाफत का मतलब है ब्रिटिशर्स का इसलिए विरोध करना क्योंकि आप हमारे खलीफा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर रहे। ठीक, उन्होंने क्या किया? इसका क्षेत्र क्या था? स्थानीय या वैश्विक। तो ध्यान रखिएगा, घटना वैश्विक है लेकिन उसका प्रभाव स्थानीय है। घटना वैश्विक कहाँ? ऑटोमन साम्राज्य, तुर्की साम्राज्य, कहाँ? भारत। लेकिन उसकी घटना का स्थानीय घटना, वहाँ की स्थानीय घटना यहाँ वैश्विक घटना के रूप में हो गई। और इसका जो क्षेत्र था वो ऑटोमन साम्राज्य या तुर्की के आसपास का क्षेत्र था। समझ में आ गया ना? तो ये वहाँ की घटना का प्रभाव भारत पर पड़ रहा है। भारत में मुस्लिमों को, अच्छा एक बहुत बढ़िया मौका देखिए, कांग्रेस, नरमपंथी, गरमपंथी, मुस्लिम लीग, ये सारे 1916 के बाद जुड़े जरूर, लेकिन रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो उनके अंदर एक भावना घर अंदर कर गई कि हो ना हो, ये ब्रिटिशर्स किसी के सगे हैं नहीं। और कोई नरमपंथी होकर लड़ाई लड़ रहा है, कोई गरमपंथी होकर लड़ाई लड़ रहा है, कोई मुस्लिम लीग लड़ाई लड़ रहा है, कोई क्रांतिकारी लड़ाई लड़ रहा है। सब अलग अलग धाराओं में लेकिन युद्ध कर रहे हैं। और इनको एक मिलाने का प्रयास कौन करेगा? गांधी जी करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। तो इन सबको एक मिलाने कहा जाता है। एक रचना रची गई थी, एक योजना रची गई थी। उस योजना का एक पार्ट था खिलाफत आंदोलन। क्या है जरा देखिएगा। खिलाफत आंदोलन के लिए 1919 में एक खिलाफत समिति बनाई गई। ध्यान से सुनिएगा। इस खिलाफत समिति बनाई गई और इस खिलाफत समिति में कौन कौन शामिल था? पेपर में खूब आया। शौकत अली, मोहम्मद अली, हसरत मोहानी, अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खां, इतने लोग इसमें शामिल थे। अब क्वेश्चन इन्हीं में से एक को हटाकर आपके सामने रख देगा। तो उसमें कौन कौन शामिल थे? ये दोनों सगे भाई हैं, इन्हें कहते हैं अली बंधु। तो इन अली बंधुओं ने मिलकर गांधी जी को इसमें शामिल करने का प्रयास किया। ध्यान सुनिए, क्यों शामिल किया? क्यों शामिल किया? आखिर गांधी जी को लाने क्यों? आपको अच्छे से पढ़ा है कि इस खिलाफत आंदोलन का जो अध्यक्ष है वो कौन है? वो गांधी जी। एक मुस्लिम आंदोलन का अध्यक्ष एक हिंदू है। ये कैसे हुआ? वो कैसे हुआ देखिए। मुस्लिमों को, इस भारत के मुस्लिमों को या इन सदस्यों को, ये जो कि इस समय राष्ट्र प्रेमी हैं, देशभक्त हैं, इनको ये लगा कि गांधी जी ही एकमात्र ऐसा व्यक्तित्व हैं या एक ऐसा किरदार हैं जिनके आगे ब्रिटिश झुकते हैं। हम अगर आगे आएंगे तो हमारे खलीफा तक को तो निपटा दिया, हम तो हमें छोड़ेंगे ही नहीं। तो गांधी जी को क्यों ना आगे कर दिया जाए? और गांधी जी को आगे कर देंगे तो ब्रिटिशर्स इनके आगे तो माने जाएंगे, यानी खिलाफत आंदोलन में हमारे खलीफा के अस्तित्व को स्वीकार कर लेंगे। तो स्वदेशी रूप में गांधी जी को इसका अध्यक्ष बना दिया जाता है, यानी खिलाफत आंदोलन का जो अध्यक्ष था वो गांधी जी को बना दिया जाता है। ध्यान से सुने रहिएगा। और गांधी जी जब इसके खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व करते हैं तो ब्रिटिशर्स से इनके 36 के आंकड़े शुरू हो जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा। लेकिन तभी एक घटना क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा।
उसी समय की एक घटना क्या होती है कि मुस्तफ़ा कमाल पाशा वहाँ का एक तुर्की का एक अलग व्यक्ति है जो कि अपने को स्वतंत्र खलीफा घोषित करता। कहा जाता है कि उन्होंने ब्रिटिशर्स ने उनको छेप दिया, यूँ कहें कि ब्रिटिशर्स ने उनको बिठा दिया था, आगे लाकर एक मोहरा बना दिया। तो जैसे ही मुस्तफ़ा कमाल पाशा सामने आ जाते हैं तो सारे मुस्लिम अपने आप उससे क्या हो जाते हैं, विड्रा कर जाते हैं कि हमें अब जब हमारा खलीफा ही उनके शरण में जा चुका है तो हमें हट जाना चाहिए, या उनकी अधीनता को मान लिया कि ठीक है ब्रिटिशर्स हैं। तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा के आते ही खिलाफत आंदोलन कमज़ोर हो जाता है। यहाँ एक बिंदु बन रहा। दूसरा, गांधी जी ये बढ़िया मौका लिए कि खिलाफत आंदोलन के साथ ही मुस्लिमों को प्रोवोक किया, हिंदुओं को प्रयोग किया कि ऐसे तो जाने वाले नहीं हैं। गांधी जी ने 1909 में अपने पुस्तक 1909 में अपनी पुस्तक, इनका नाम था यंग इंडिया, यंग इंडिया में उन्होंने पहले ही लिख दिया था कि ब्रिटिशर्स के साथ सिर्फ एक काम करो, इनकी वस्तुओं को लेना बंद कर दो या उनकी हर काम का विरोध करना शुरू कर दो, उनको असहयोग करना शुरू कर दो, ब्रिटिशर्स अपने आप भाग जाएंगे। लेकिन उन्होंने तुरंत ही मुस्लिम से कहा कि एक काम करो, बहिष्कार करो, किसका, इन ब्रिटिशर्स का, तभी ये सुधरेंगे, बहुत जल्दी भाग जाएंगे। अगर इनकी सब वस्तुएं लेना हम बंद कर दें, इनकी कंपनी बंद हो जाएंगी, न्यायालय में जाना बंद कर दें, न्यायालय बंद कर हो जाएंगे, इनके कॉलेजेस जाना बंद कर दो, कॉलेज बंद हो जाएंगे। तो जब इनका सब बंद हो जाएगा तो यहाँ क्या करेंगे, इनका क्या रखा यहाँ। भाई ये तो लुटेरे थे, व्यापारी थे, इनका तो उद्देश्य था पैसा कमाना और यहाँ से भाग जाना। तो मजबूरी थी कि इनका असहयोग करना शुरू कर दो। ध्यान रखिएगा, असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि कहाँ लिखी जा रही थी, खिलाफत आंदोलन में। तो कहा जाता है गांधी की सोची समझी राजनीति थी जिसमें मुस्लिमों को भी साथ लाया जा सके, एक मंच में लाया जा सके। इस प्रकार खिलाफत आंदोलन थोड़ा सा कमज़ोर होता है और इसी दौरान गांधी जी शुरू कर देते हैं क्या, असहयोग आंदोलन, और मुस्लिम इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। क्यों लेंगे, क्योंकि उनको खिलाफत आंदोलन में गांधी जी ने सहयोग किया था, तो मुस्लिम भी सामने आके खड़े हो गए। तो असहयोग आंदोलन की घोषणा करी जाती है 1 अगस्त 1920 को। हम कई बार इस घटना को बता चुके हैं। 1 अगस्त 1920 को एक इसकी घोषणा की जाती है। और घटना क्या है जरा देखिएगा। सितंबर 1920 में कलकत्ता में एक विशेष अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता करते हैं लाला लाजपत राय। मैंने आपको इसके बारे में पढ़ाया और यहाँ पर इसका रूपरेखा तय कौन करता है, फिर गांधी जी का। इसीलिए मैंने गांधी जी को पढ़ाया था कि जहाँ आवश्यकता होगी गांधी जी को, वहाँ गांधी जी बार बार आते रहेंगे। तो असहयोग आंदोलन की रूपरेखा किसने लिखी थी, गांधी जी ने लिखी थी। जो कुछ भी कलकत्ता अधिवेशन में 1920 में कहा गया था उसकी सारी पुष्टि की गई नागपुर अधिवेशन में। और नागपुर अधिवेशन में कहा गया कि अब इसके प्रारूप को स्वीकार कर लिया जाए और ऐसे ही असहयोग आंदोलन किया जाएगा। और कैसे किया जाएगा सहयोग आंदोलन, वो समझ लीजिएगा। हम करेंगे क्या, दिसंबर 1920 से ये प्रभावी हो जाता है। और अच्छा एक यहाँ एक घटना है, 1 अगस्त 1920 बड़ा शुभ दिन था, लेकिन यहाँ गड़बड़ हो गई। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। जैसे ही उनकी डेथ होती है देश में एक यूँ कहें कि मातम सा छा जाता है। क्यों छा जाता पता, इस समय देश दो ध्रुवों में बटा था। एक बटा था गांधी जी के साथ, एक बटा था तिलक जी के साथ। गांधी जी उभरते हुए चेहरे थे, तिलक जी पुराने चेहरे थे, लोग इन पे ज़्यादा विश्वास करते थे और पूरे देश में इनका चमकता हुआ चेहरा या यूँ कहें कि उभरता हुआ व्यक्तित्व बहुत मायने रखता था। लेकिन अचानक इनके जाने से देश में लहर गई। अब आंदोलन अकेले इनके बस का नहीं। तो आंदोलन को और गति देने के लिए, लोगों को और जोड़ने के लिए एक तिलक कोष बनाया गया। क्या बनाया गया, तिलक। तो बोलेंगे सर पैसे की आवश्यकता क्यों पड़ गई, क्योंकि भैया ब्रिटिशर्स से लड़ने के लिए अब कोई विकल्प नहीं था, पैसा ही चाहिए था ताकि लोगों को, अभी बताएंगे क्यों, ताकि लोगों को एक आंशिक राहत पहुंचाई जा सके। और आपको अच्छे से पता, कहीं लिखा है 1 दिन में, कहीं किताब 1 महीना में, कहीं, लेकिन जहाँ तक किताबें कहती हैं 6 मंथ में 1 करोड़ रुपये इकट्ठा हो गया था। और आज के समय में 1 करोड़ रुपया उस समय भारत सरकार का बजट होता, और आज 1 करोड़ रुपया आज भी बहुत मायने रखता। तो 1920 से आज से यानी 100 वर्ष पहले बहुत कॉस्टली रहा होगा। अब ध्यान से सुनिएगा। अब गांधी जी ने एक रचना रची कि अब असहयोग ही करना होगा। तो असहयोग में क्या करना होगा, सबसे पहले में स्वदेशी वस्तुएं अपनानी होंगी। याद करिए, हमने आपको पढ़ाया था कि जब भारत में आंदोलन हो रहे थे, स्वदेशी आंदोलन, तो उसमें क्या मांगा, स्वदेशी, स्वराज, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, यही पढ़ाया था हमने आपको। यही 4 चीज़ों की मांगे कर रहे थे तिलक साहब, याद आया। तो उन्होंने सबसे पहले कहा स्वदेशी, जब हम स्वदेशी वस्तुएं अपनाएंगे तो विदेशी वस्तुओं की हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार उनके व्यापार पे घाटा होगा। दूसरा, बहिष्कार करो। बहिष्कार मतलब उनकी सब चीज़ों को इग्नोर कर दो, हमें नहीं चाहिए, तुम्हारी कोई चीज़ नहीं चाहिए। किसका बहिष्कार करो, स्कूल का बहिष्कार करो, उनके न्यायालय का बहिष्कार करो, उनकी वस्तुओं का बहिष्कार, उनकी सब चीज़ों को थोड़ा। भैया अगर घर में गांव में लड़ाई हो जाए तो ब्रिटिशर्स के पास मत जाओ, अपना निर्णय खुद कर लो। और आपको जान के हैरानी होगी,
इस दौरान भारत में सबसे कम अपराध हुए। लोग ये सोचते थे अपराध करेंगे उनके न्यायालय में जाएंगे, जाना ही नहीं उनके न्यायालय में। इस प्रकार अपराधों की संख्या घट गई। दूसरा, लोगों से ये कहा गया कि आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति हम अपनी स्वयं की बनाएंगे। अभी बता रहा हूँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्वयं की बनाएंगे। शराबबंदी यानी मद्यपान निषेध, हम खुद नहीं पिएंगे मद्यपान शराब से, ये नहीं तुम्हारी, बंद करो शराब। दूसरा, खादी वस्त्रों का प्रयोग करें। खादी वस्त्रों का प्रयोग करेंगे तो इनकी बड़ी बड़ी मिलें बंद हो जाएंगी। स्वाभाविक है ना, सूत काटेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। आत्मनिर्भर, जो आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना करते हो वो इसमें लिखी हुई। तो आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे हम, ये सब चीज़ें पहले से आ चुकी। साथ ही आत्मनिर्भर भारत बनाने के साथ साथ इनके कॉलेज, स्कूल और इन सब चीज़ों, संस्थाओं का बहिष्कार किया। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर क्यों इतना जोर दिया? जितने लोगों ने स्कूल कॉलेज छोड़े उनको पढ़ाएगा कौन? तो यहाँ पढ़ाने का ठेका किसने लिया? रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी ने। इन दोनों लोगों ने पूरा ठेका लिया और बहुत दिन क्लासेस पढ़ाई इन लोगों को। किसको? जो लोग अपने स्कूल कॉलेज और नौकरियां छोड़कर लोग भाग आए थे कि अब नहीं करना ब्रिटिशर्स के साथ कुछ भी। समझ में ना? तो असहयोग था, हम तुम्हारा बुरा नहीं करेंगे लेकिन हम तुम्हारा अच्छा भी नहीं करेंगे, हम अपने में अच्छा करेंगे, अपने आप तुम्हारा बुरा हो जाएगा। तो ये था असहयोग का वास्तविक निष्ठ। असहयोग क्या? न्यायालय को उनका उपयोग न करना, उनके वस्तुओं का उपयोग न करना, उनके स्कूल का उपयोग न करना, उनकी ट्रेन का उपयोग न करना, उनकी बस का उपयोग न करना, उनके फ़ोन का उपयोग न करना। अपने आप करोगे क्या? यही व्यापार थे उनके, सारे व्यापार बंद हो जाएंगे, भाग जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, प्रिंस ऑफ वेल्स 1921 में भारत आ रहे थे। जैसे आपको 1911 में जॉर्ज पंचम और मैडम क्यूरी आई थी, सॉरी क्वीन मैरी आई थी। उसी प्रकार यहाँ पर जो जेम्स आ रहे थे उनको बहुत बड़ा विरोध झेलना पड़ा। और जब ये वापस जाते हैं तो ब्रिटेन में कहते हैं कि अब भारत बहुत जल्दी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जितने बड़े नेता हैं वो सब जेल में हैं। क्योंकि इस असहयोग आंदोलन जितने बड़े नेता थे उनको बंद करना पड़ा। क्यों? इतनी बड़ी क्रांति हो जाती तो जो यहाँ के वहाँ के उनके नौकर थे, यूँ कहें कि यहाँ के एसपी डीएसपी थे, उन्हें लगा कि हमारी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी तो प्रिंस ऑफ वेल्स जाके हमारी छीछलेदर कर देंगे। तो इन बड़े नेताओं को बंद कर दिया गया जेल में। तो ये हुआ कि प्रथम पंक्ति बंद हो गई तो अगली पंक्ति आगे आ गई, लाखों लोग रोड पे आ गए और प्रिंस ऑफ वेल्स को गो बैक, वापस जाओ करके भगा दिया भारत से। तो इस चीज़ को जाकर वहाँ लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में कहते हैं कि अब वहाँ ज़्यादा दिन रहना संभव नहीं। लेकिन फिर एक गड़बड़ हो गई। यहाँ पर स्कूल कॉलेजेस जो बंद थे, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ एक एक्सरसाइज है। स्कूल कॉलेज जो भी बंद हुए थे, जो नौकरियाँ लोग छोड़ कर आए थे, कितने दिन आप बैठे रहिएगा? कितने दिन स्कूल न जाइएगा? कब तक आप अपने घर को खाना कहाँ से लाइएगा? असहयोग आंदोलन में आप भाग ले रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, खाना क्या खाएंगे? तो कहा जाता है कि लोग धीरे धीरे असहयोग आंदोलन छोड़कर फिर नौकरी पे गए। क्या करते, क्या खाते? तो यही कारण था कि असहयोग आंदोलन धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा। और उसमें भी घी का काम किया एक घटना ने। आप समझ आ गया ना? 1920, 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आना। अब आ जाते हैं 1922 में, एक घटना होती है। उस घटना को हम आगे पढ़ाएंगे, लेकिन अभी यहाँ क्योंकि इसको ख़त्म करना, इसलिए यहाँ पढ़ना जरूरी है। होता क्या है कि भारत में मद्यपान निषेध, बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी अपनाओ, इसका बहुत बड़ा ट्रेंड चल चुका। वंदे मातरम गाना गाओ, एक ट्रेंड चल चुका था पूरे भारत में कि हमें उनका बहिष्कार करना। तो कुछ लोग इकट्ठा हुए, हमने पिछले गांधी के वीडियो में आपको पढ़ाया है, आप ना हो तो उसको जाके कमेंट्स बॉक्स में फिर से लिंक पे जाके जल्दी ढूंढ लीजिए, पढ़ डालिए। गांधी युग पार्ट 2, पार्ट 1 बहुत महत्वपूर्ण, बहुत मज़ा आएगा उसको देखकर। तो हमने क्या किया कि भारत के बहुत सारे लोग, बहुत छोटे छोटे बच्चे, ये सारे लोग जाके शामिल होने लगे असहयोग आंदोलन में। तो कुछ एक झुंड जो छोटे छोटे, ज़्यादा बड़े बच्चे नहीं थे, नवयुवक थे, वो एक झुंड जा रहा था विरोध करने। तो उस विरोध को कुछ पुलिस वालों ने रोक लिया कि भैया तुम लोग क्या रोड पे हंगामा मचा रखे, वापस जाओ। तो उन लोगों ने कहा कि हम शांतिपूर्ण ढंग से प्रयास कर रहे हैं, आप हमारा विरोध ना करें। तो उनसे कुछ कहा सुनी हो जाती है, तो ब्रिटिशर्स उनसे बहस कर जाते हैं। इस बहस में और भी लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं इसी आंदोलन के लिए। होता क्या है कि अनायास ही चौरी चौरा कांड, हम आगे आ रहे हैं, इसी को अगला टॉपिक हमारा यही होगा जिस पर पूरा पढ़ेंगे, जो भी हमारा पास टॉपिक होगा। तो होता क्या है कि गांधी जी को, सॉरी, ये था कि सब लोग असहयोग में शांतिपूर्ण, अहिंसापूर्ण ढंग से अपना बात रख रहे होंगे। हुआ क्या कि 5 फरवरी 1922 को ये जो बच्चे जा रहे थे, इनसे बहस हुई और पुलिस ने गोली चला दी और 2 बच्चे मर गए। आहा, ये था घी डालना आग में। ये घटना जैसे लोगों को पता चलती, पूरा हुजूम दौड़ पड़ता थाने की ओर, मारो इनको। तो जितने ब्रिटिशर्स से वो जाके घुस जाते हैं, हाँ, अपने थाने के अंदर से कुंडी लगा लेते हैं।
और जैसे हम रसकुंडी, आज के समय में आरसीसी के बने तो भौंते नहीं, उस समय खपरेल ऐसे ही बने गए। कहा जाता है कि गांव के आसपास लोगों से तेल मांग कर उसमें डाला गया और आग लगा दी गई। 22 पुलिस वाले उसी के अंदर जिंदा जल गए। गांधी जी को बड़ा सदमा लगा और गांधी जी ने कहा कि मुझे ऐसे अब भारत की एक्सपेक्टेशन नहीं थी, मैं तो अहिंसा चाह रहा था, लड़ाई झगड़ा कहाँ चाह रहा था। और गांधी जी इससे इतने आहत हुए, इतने आहत हुए, इतने आहत हुए कि उन्होंने खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन दोनों ही वापस ले लिए। ये गांधी जी को कहा जाता उनके जीवन में लगा हुआ सबसे बड़ा दाग है। जब पूरे भारत में उबाड़ था उसी समय आगे बढ़ जाना चाहिए था और देश आज़ाद हो जाता। लेकिन गांधी जी द्वारा इन दोनों आंदोलनों को वापस लेने से लोगों का जोश फिर ठंडा हो गया। 2 कारण हैं। एक तो कारण था कि लोग अपने रोज़गार खो चुके थे, अपने घर खो चुके थे, अपना व्यवसाय खो चुके थे, अपनी शिक्षा खो चुके थे। कब तक बैठे रहते। 1920 से शुरू किए तो 1922 आ गए, तो धीरे धीरे लोग उससे जुड़ गए या हट गए, पहला कारण। दूसरा कारण था कि गांधी जी को ये लगा कि ये हिंसा कहीं बहुत ज़्यादा न बढ़ जाए, तो उन्होंने खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। और जब दोनों वापस ले लिया तो भारत में उनकी थू थू होने लगी। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अगर कन्याकुमारी के गांव में आग लगती है तो उसका दंड जम्मू कश्मीर के गांव को क्यों। अगर चौरी चौरा की घटना एक छोटे से क्षेत्र पर होती है और जनता उबार पे है, इस समय हम स्वतंत्र हो सकते हैं, तो गांधी जी को इतना बड़ा आंदोलन वापस नहीं लेना चाहिए था। किसी ने कहा ये निष्ठुर बर्बादी है कपड़ों की, किसी ने कहा कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। यानी कुल मिला के गांधी की यहाँ पर शीशा लेदर ढंग से हो गई। ध्यान सुनिएगा। अब गांधी जी को लगा कि हमसे गड़बड़ हो गई है, तो गांधी जी ने यहीं पर सविनय अवज्ञा आंदोलन, हम आपको आगे टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन की रूपरेखा तय करी। और सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू होता इससे पहले लोगों ने उनसे विग्रह कर लिया, उनके पास खड़े होना बंद कर दिया, उनके आसपास आना बंद कर दिया। गांधी जी की पर्याप्त मात्रा में बेइज्जती खराब हो गई। समझ में। तो इस प्रकार गांधी खिलाफत आंदोलन आया, इस प्रकार असहयोग आंदोलन आया, इस प्रकार घटनाओं का क्रम रहा। तो आप ध्यान रखिएगा, पहले खिलाफत आंदोलन है, फिर असहयोग आंदोलन है। असहयोग आंदोलन का प्रारूप है। अगर आप चाहें तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बढ़िया से नोट्स कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। मैंने घटनाओं का प्रक्रम आपको पढ़ा रखा है, कैसे घटनाओं का प्रक्रम है ज़रा देख लीजिएगा। 1916 में लखनऊ समझौता, 1917 में रूलेट एक्ट आता है, 1918 में लागू होता है, बिल बनता है, मार्च 1919 में लागू होता है, मांटेग्यू चेम्सफोर्ड घटना होती है, ये इसी समय भारत में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, इसी समय मुस्लिम लीग के लिए रूपरेखा तय होती है। मुस्लिम लोगों को ज़्यादा प्रतिनिधित्व तो नहीं मिलता मांटेग्यू चेम्सफोर्ड में, तो वो लोग खिलाफत आंदोलन में आते हैं। खिलाफत आंदोलन के मंच से गांधी जी असहयोग आंदोलन की भूमिका तैयार करते हैं और फिर आ जाता है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन खत्म होता है चौरी चौरा घटना के साथ। तो अगला टॉपिक अपने आप बन जाएगा क्या, चौरी चौरा की घटना। मुझे उम्मीद है ये पूरा टॉपिक आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। यहाँ पर गांधी जी को बड़ा फ़ायदा मिला क्या कि कांग्रेस इनके साथ आ गई, क्रांतिकारी इनके साथ आ गए और मुस्लिम लीग तो इनके साथ थी ही, लेकिन जैसे ही चौरी चौरा में इन्होंने वापस लिया सारे लोग अपने अपने ध्रुवों में बट गए और फिर से भारत में विभाजन की नई रूपरेखा तय हो जाती। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको मज़ा आई होगी। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया करिए सोशल कमेंट में कि आपको कैसा टॉपिक लग रहा है। हम प्रयास करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छे टॉपिक जल्दी जल्दी पहुंचाएं और आप जल्दी जल्दी से पढ़ें, लेकिन समय का विशेष ध्यान रखेंगे। शाम को 7 बजे कहा गया तो शाम को 7 बजे सारे लोग उपस्थित मिला करें। कोई भी लोग एब्सेंट होते हैं, आप कोई भी काम दिन भर करिए, लेकिन शाम को 7 से लेकर आधा घंटा 45 मिनट का अपना वीडियो होगा, उसमें ज़रूर उपस्थित रहें। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कहा जाता है समय पे की गई तैयारी एक समय पर बहुत काम आती है। आपके पास ये बढ़िया मौका है कि आप घर बैठकर खूब सारा पढ़ें। और हम दिन भर क्विज लाते हैं, कभी शाम को और सारे 8 बजे से ढेर सारे टेस्ट शुरू कर देते हैं ताकि आप व्यस्त रहें, ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, आने वाली परीक्षाओं में अच्छे से अच्छा अटेम्प्ट करें। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई उम्मीद के साथ, नए जोश के साथ। फिलहाल जय हिंद। वीडियो यहाँ उंगली रख के केवल ऐसे बढ़ा देना ऊपर, ज़्यादा ना बढ़ जाते सेट हो जाए।